वेलकम टू टैक्स कॉन्सेप्ट एनालिसिस चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब असेसी टैक्स पेयर रिटर्न जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं, कौन से जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं, तब असेसमेंट होगा, और कौन से रिटर्न नहीं भरेंगे तब असेसमेंट नहीं होगा, मतलब बेस जजमेंट असेसमेंट। आइए देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 62। 62 क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, रिटर्न नहीं भरा है तो असेसमेंट। whenever the provision of section 73 or 74 apply, the provision of section 62 of the act cannot be invoked. सेक्शन 73 और सेक्शन 74, सेक्शन 73 में बताया है कि जब टैक्स नहीं पे किया है, टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल, ITC wrongly utilized, etc. All the situation mentioned in section 73, section 70 without fraud intention, और सेक्शन 74 में सेम सिचुएशन है लेकिन फ्रॉड इंटेंशन है, फ्रॉड है, डिफॉल्ट है। तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 अप्लाई होंगे, तब ये सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होगा। अब कौन से रिटर्न हम नहीं भरते तब सेक्शन 62 अप्लाई होगा, तो देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ 62 कैन बी इन्वोक ओनली इन केस ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैव फेल्ड टू फाइल अंडर सेक्शन, फेल टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और एज द केस में भी फाइनल रिटर्न ऑन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45। दो हुई सिचुएशन, सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न नहीं भरे और सेक्शन 45 के अंदर फाइनल रिटर्न। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद में फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है सेक्शन 45 के हिसाब से। तो दो सिचुएशन में अगर हमने रिटर्न नहीं भरा है तो सेक्शन 62 आएगा। सेक्शन 62 कैन नॉट बी इन्वोक फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3। जब GSTR 1 नहीं भरा है तब सेक्शन 62 नहीं आएगा। GSTR 2 एंड GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है, अगर एनुअल रिटर्न भी नहीं भरा है तब सेक्शन 62 इन्वोक नहीं होगा। ओनली दो सिचुएशन, सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न बताए गए वो, और सेक्शन 45 के अंदर जो फाइनल रिटर्न है ऑन कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर ये दो रिटर्न दोनों में से एक या रिटर्न नहीं भरे हैं दोनों सिचुएशन में, तब सेक्शन 62 एप्लीकेबल होगा। कंडीशन, कंडीशन फॉर सेक्शन 62, नॉन कंप्लायंस विद द नोटिस इश्यू अंडर सेक्शन 46। यानी पहले क्या है, देखो ये रहा, issuance of notice under section 46 appear to be precondition for initiating proceeding under 62। सबसे पहले सेक्शन 62 की प्रोसीडिंग, सेक्शन 62 को प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले नोटिस इश्यू करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्री कंडीशन है। नॉन कंप्लायंस विद द नोटिस इश्यू अंडर 46 पेव द वे ऑफ इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। सो a notice under 46 is inescapable and compulsory for any action under section 62। कोई भी सेक्शन 62 के अंदर एक्शन लेना है तो कंपलसरी सेक्शन 42 46 के अंदर जो नोटिस बताया वो नोटिस पहले प्रॉपर ऑफिसर भेजेंगे, भेजना पड़ेगा कंपलसरी। इफ असेसी फेल टू फर्निश द रिटर्न within 15 days of issue of notice under 46, then the proper officer may assess the tax liability in accordance with the provision of rule 100। 100 में क्या है? टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नोटिस तो भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भरना है। अगर असेसी टैक्स पेयर रिटर्न नहीं भरता है तो रूल 100 के हिसाब से बेस जजमेंट असेसमेंट कौन करेंगे? डिपार्टमेंट बेस जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 मस्ट बी इश्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर।
from the date specified under section 44 for furnishing annual return for the financial to which tax not paid related. Section 44(1) state the due date for furnishing the annual return is on or before 31st December following the end of the financial year to which the annual return pertain. मतलब बेस जजमेंट असेसमेंट का जो ऑर्डर है वो उसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 5 ईयर के अंदर अंदर। 5 ईयर स्टार्ट कब होंगे? जिस फिनेंशियल ईयर का टैक्स, जिस फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है, बेस जजमेंट असेसमेंट बात की बात हो रही है, उस फिनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 31 दिसंबर को। जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, फिनेंशियल ईयर 19-20 की बात हो रही है, तो ये डेट स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2020 से 5 साल के अंदर अंदर बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 पास करना होगा। If our registered person furnish a valid return within 30 days of service of assessment order, said assessment order shall be deemed to be withdrawn. Simple. assessment order का टाइम पीरियड ऊपर दिया है 5 साल, लेकिन अब अगर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है, वो असेसमेंट ऑर्डर पास करने के 30 ही दिन के अंदर अंदर वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया असेसी ने, तो बेस जजमेंट असेसमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा और यहीं कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न नहीं भरते तो क्या होगा? Another important aspect is, in case order of base judgment is passed under section 62 and the return are not filed within 30 days, the order become final, and even if return are filed subsequently, the order cannot be withdrawn. Only remedy will be to file such a return and also prepare appeal under section 107. Most important thing, time period given by the department is only 30 days. अगर असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न भर दिया तो बेस जजमेंट असेसमेंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न नहीं भरा है और 30 दिन के बाद रिटर्न भरा है, रिटर्न भले ही आपने रिटर्न भरा है लेकिन 30 दिन के बाद भरा है, तो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फाइनल होगा और वो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा। अगर आप ऐसा कहते हो कि मैंने रिटर्न तो भर दिया है, लेकिन आपने रिटर्न कब भरा है? 30 दिन के बाद भरा है, तो 32वें दिन भरा है या 31st डे को भरा है, तब भी आपका बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फाइनली गिना जाएगा, विड्रॉ नहीं होगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, रिटर्न भरो, और अपील में जाना हो तो आप अपील में जा सकते हो, अपील अंडर सेक्शन 107। अपील अगेंस्ट द बेस जजमेंट असेसमेंट। अगर एसएससी ऐसा बोलता है कि मुझे रेमेडी चाहिए, मुझे अपील में जाना है, तो क्या होगा? अपील का क्या सिचुएशन है देखते हैं। सेक्शन 107 प्रिस्क्राइब मैक्सिमम 3 मंथ डे टू फाइल अपील बिफोर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अपील का टाइम पीरियड 3 महीने का देते हैं। Who has further time limit of 1 month to condone explainable delay in filing appeal. फर्स्ट अपील अथॉरिटी 1 महीना एक्सटेंड, एडिशनल 1 महीना दे सकते हैं अगर अपना रीजन फॉर डिले, आपने डिले कर दिया, 3 महीने के बाद में अपील भरा है, 3 महीने डिले, 3 महीने एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद में अगर अपने भरते हैं तो अपीलेट अथॉरिटी एक्सप्लेनेबल रीज़न मांगेंगे, और रीज़न अगर उनको वैलिड लगता है तो वो 1 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो टोटल हमको कितना बेनिफिट मिलता है? 3 मंथ प्लस 1 मंथ, 4 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है अपील के लिए। कॉन्सिक्वेंस फॉर डिले, ओरिजिनल 30 डे पीरियड टू फाइल रिटर्न आफ्टर ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, वहाँ अपने को टाइम पीरियड मिला था 30 दिन, अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भर लेते हैं तो वहीं बेस जजमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे असेसी ने वो 30 दिन का पीरियड चला गया, लैप्स हो गया, तो वो 1 मंथ पीरियड लैप्स हुआ, 30 डेज पीरियड लैप्स हो गया, प्लस अपील में गए, तो अपील में गए तो वहाँ मैक्सिमम 3 मंथ टाइम पीरियड मिलता है, अगर वो भी चला गया तो वो एडिशनल 1 मंथ जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी देते हैं ऑन कॉन्डोन द एक्सप्लेनेबल रीजन फॉर डिले, तो 1 मंथ जो है वो भी चला गया। टोटल कितने टाइम पीरियड? 1 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 1 मंथ, टोटल 3 + 1 + 1, मतलब टोटल 5 मंथ लैप्स हो चुके हैं। डिले, टोटल 5 मंथ का डिले क्या हो देखते हैं। व्हाट इफ मोर देन 5 मंथ लैप्स? नथिंग,
Demand arising from this base judgment order will be final and payable. Assessee will not do anything. Demand arising from this base judgment order will be final. This will be recoverable even if in fact there was no real taxable supply made during the relevant tax period. Most important thing, टाइम पीरियड दिया था 30 डेज का, 30 डेज का टाइम पीरियड चला गया, फिर अपील में गए, अपील में 3 महीने का मिला टाइम पीरियड, वो भी चला गया, उसके बाद 1 महीने का डिले का टाइम पीरियड मिला, वो भी चला गया, टोटल 5 महीने चले गए। अब डिपार्टमेंट बोलता है कि आप 5 महीने तक डिले करते हो, अब हम नहीं चलाएंगे, 5 महीने के बाद में अगर आप फिर कुछ करना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट ने जो बेस जजमेंट असेसमेंट में डिमांड किया था वो फुल एंड फाइनल गिना जाएगा। और अगर एक्चुअल सिचुएशन में आपका कोई टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, अगर आपका कुछ डिमांड भरने मतलब टैक्स भरना कोई आता ही नहीं है, फिर भी आपको बेस जजमेंट असेसमेंट में जो डिमांड का ऑर्डर आया वो भरना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ लॉस होगा असेसी को डिले की वजह से, एक स्मॉल डिले की वजह से। इसका बस एक ही ऑप्शन है, केयर मस्ट बी टेकन टू मॉनिटर ईमेल or portal service or order under section 62 so as to avoid such a irreversible demand due to lapse of time to redress। कुछ नहीं है, अगर ये केयर रखना होगा कि डिपार्टमेंट से जो भी ईमेल आता है वो चेक करना है और पोर्टल में लॉगिन करके चेक करना है कि सेक्शन 62 के अंदर कोई नोटिस तो नहीं आया है, सिर्फ ये चेक करना है। अगर हम चेक नहीं करते और डिले होता है, और ये सिचुएशन में यहाँ बताया 5 महीने तक का डिले कर दिया है, कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा एसएससी को। और जो भी बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर में डिमांड किया है वो फाइनली पे करना ही होगा। अल्दो देयर विल बी नो टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो टैक्स भरना भी नहीं आएगा। फिर भी बेस जजमेंट असेसमेंट में जो डिमांड करा है वो भरना पड़ेगा अगर हमने 5 महीने से ज़्यादा डिले किया है। और लास्टली, एन ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म ASMT 13। GST ASMT 13 के ऐसा लिखा हुआ आएगा ऑर्डर, जब डिपार्टमेंट पास करेंगे तब ऑर्डर आएगा ये GST फॉर्म में, GST ASMT 13 नंबर का फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।